सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो मेरा इंग्लिश का टॉपिक है वो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है। इससे पहले हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस पर 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, तो जो मेरे साथी वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो क्या करें, अभी जाकर वो वीडियो देख लें। अगर वो 2 वीडियो समझ गए हैं तो अच्छी बात है, उनको ये वीडियो समझ में आएगी। लेकिन जिसने अभी तक वो 2 वीडियो नहीं देखा है तो उनको ये वीडियो समझ में नहीं आने वाली। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आपने अभी पुरानी क्लास से अटेंड नहीं की है तो प्लीज़ जाकर पहले पुरानी क्लास से अटेंड करें, उसके बाद ये क्लास देखें, ठीक है ना। तो चलिए, आज जो मेरी एक्टिव पैसिव वॉइस की है वो है क्लास 3rd यानी तीसरी क्लास है। चलिए, अब मैंने आपको 2 क्लासों में क्या बताया है, जरा से मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि एक्टिव का रूल क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही तो होता है कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है। ये एक्टिव का रूल होता है, याद रखना। ये जो तुम्हारा होता है एक्टिव वॉइस का तुम्हारा ये रूल होता है क्या, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और हमारा जो पैसिव का रूल होता है वो ऑब्जेक्ट यानी कि आ जाता है सबसे आगे, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते समय चार्ट का प्रयोग करेंगे। इज एम आर तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, डू डज तो हो जाएगा इज एम आर, हैज है तो हैज बीन, हैव बीन, और डिड तो वाज है, वर, ऐसे करके चेंज कर लेते हैं। और मेन वर्ब की हमेशा 3rd फॉर्म ही लगती है, लास्ट में बाई के साथ मेरा सब्जेक्ट आ जाता है, दैट्स ऑल। यही होता है मेरा पैसिव का रूल, ठीक है ना। आज जो मैं पढ़ने वाला हूँ, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस। इससे पहले वाली स्लाइड में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया, और उससे पहले वाली स्लाइड में हमने आपको एक्टिव पैसिव क्या होता है, इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये सब हम लोगों ने आपको बताया है ना। तो आज जो पढ़ने वाले हैं वो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस की एक्टिव और पैसिव कैसे बनाएंगे। चीज़ें हर क्लियर होंगी, आपको दिक्कत नहीं लेना है कोई भी, मैं हर चीज़ बताऊंगा जो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, अब पढ़ेंगे कुछ नहीं, पहले एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो हिंदी पहले सॉल्व कर लेना, पहले हिंदी में लिखेंगे, उसको इंग्लिश में बनाएंगे, यानी कि उसको एक्टिव बनाएंगे, उसके बाद उसका पैसिव बनाएंगे, ठीक है ना। अगर साथ में आप इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करते जाओगे तो आपका रिवीजन होता जाएगा। ऐसे क्या होगा कि आप टेंस जो पढ़ रहे हो या पढ़ रखे हो वो आप भूलोगे नहीं, साथ में रिवीजन होता जाएगा। आप हमारे ऊपर विश्वास करिए और मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ, ठीक है ना। तो अब चलिए, मैं एक ऐसे एग्जाम्पल लिखा कि मैं कानपुर जा रहा हूँ, मैं कानपुर जा रहा हूँ। अब मैंने लिख दिया मैं कानपुर जा रहा हूँ। अब हमको इसको पहले एक्टिव बनाना है, पहले मैं इसकी इंग्लिश बनाऊंगा, उसी को तो एक्टिव कहते हैं, और जब मैं पैसिव बनाऊंगा तब अपने रूल का प्रयोग करेंगे। अब एक्टिव बनाने के लिए सबसे पहले मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई होती है। उसके बाद आई के साथ किसका प्रयोग, तो आई एम का प्रयोग, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है। इज का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ, एम का प्रयोग आई के साथ, तब बहुवचनकर्ता के साथ यू का प्रयोग, और आर के साथ बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग, और यू के साथ आर का प्रयोग भी होता है। आई एम, अब मेन वर्ब जाने की, तो जाने की होती है गो, लेकिन आईएनजी फॉर्म लगती है तो मैंने लगा दिया गोइंग। कहाँ गोइंग, कानपुर, कानपुर, आई एम गोइंग कानपुर। अब यहाँ पर क्या टू भी लगा सकते थे, लेकिन चलिए यहाँ पर एक्टिव में 2 लगा दे रहे हैं, लेकिन पैसिव में ज़्यादा इसका ध्यान नहीं दिया जाता है ना। अब इसके मैं पैसिव बनाऊंगा। मैंने बताया था आपको सबसे पीछे वाला, यानी जो ऑब्जेक्ट है इसको पहले लाएंगे, तो 2 कानपुर है, मैं 2 कानपुर पहले ले आऊँगा, 2 कानपुर मैंने पहले ले आया। अब क्या हुआ कि अब आई एम देखो, इज एम आर किस में चेंज होती है, एक्टिव में तुम्हारी इज एम आर काहे में चेंज होती है, तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, कहने का मतलब तीनों के साथ बीइंग ऐड कर देते हैं, यानी कि ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया भी है, इसीलिए मैंने बताया कि आप ऑलरेडी याद कर लीजिए, है ना। आप ऑलरेडी याद कर लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इज एम आर, अब यहाँ पर तो भैया एम लगा था, क्या मैं यहाँ पर एम बीइंग लगाऊंगा, बताओ जरा, क्या मैं यहाँ पर एम बीइंग लगाऊंगा? अरे नहीं लगाऊंगा, क्यों? क्योंकि सर मेरा कानपुर एक है, एक वचन है,
तो एक वचनकर्ता के साथ इज लगाते हैं और इज के साथ क्या जोड़ेंगे, बीइंग। क्या बन गया, टू कानपुर इज बीइंग। अब जाना यानी गो मेन वर्ब, और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गान। गान। अब क्या हो जाएगा मेरा, अब है मेरा आई, और आई के पहले लगेगा बाई, और आई का है में चेंज हो जाता है मी में। बन गया, कुछ नहीं था, बन गया। क्या बन गया, टू कानपुर इज बीइंग गॉन बाई मी। कानपुर को मेरे द्वारा जाया जा रहा है, और ऊपर वाले का क्या था कि मैं कानपुर जा रहा हूं, मैं कानपुर जा रहा हूं। देखिए अब आप अफर्मेटिव और निगेटिव, कहने का मतलब अफर्मेटिव निगेटिव आप बना सकते हो। अभी मैं एक या दो एग्जांपल और सॉल्व कराऊंगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। आप अफर्मेटिव निगेटिव किसी भी टेंस की पैसिव वॉइस बना सकते हो। अगर आपको सब्जेक्टिव चार्ट और हेल्पिंग वर्ब चार्ट पता है तो आप उसकी पैसिव वॉइस बना सकते हो। मैंने इसीलिए आपको बताया था भाई, आप पहले वो टेबल याद करिए। हाँ जी, आप पहले वो टेबल याद करिए। अगर आपको वो सारणी याद हो गई तो आप तो खेलने लगोगे, 2 सेकंड में उड़ा दोगे सेंटेंसों को, 2 सेकंडों में उड़ा दोगे। हाँ प्रॉब्लम होती है, थोड़ा इंट्रागेटिव में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अभी हम एग्जाम्पल करेंगे ना, अभी एग्जाम्पल करेंगे ना, उसमें दिक्कत क्या है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो। मैं कहता हूँ कोई भी सेंटेंस हो गर्दा उड़ा के आओगे, कोई भी सेंटेंस हो समझ में आ जाएगा। बस आप हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही निरंतर अपना प्यार बनाए रहिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए अब मैं गिन के 4 एग्जाम्पल लिखूंगा और देखेंगे हमारी चीज़ें कैसे सॉल्व होती हैं। जल्दी से आप लोग क्या करिए, स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपके सामने 2 एग्जाम्पल मैंने लिखा। क्या लिखा, यू आर रीडिंग आ इंग्लिश, तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो। और दूसरा है माई फादर इज नॉट डूइंग अ वर्क, मेरे पिताजी कार्य नहीं कर रहे हैं। ये 2 बनाए, अभी 2 और दूंगा, अभी तो 2 ही हैं, अभी मैं और भी बताऊंगा, लेकिन पहले समझ लीजिए। देखिए ये है मेरा सिंपल सेंटेंस, अर्थात ये मेरा निगेटिव नहीं है क्योंकि इसमें नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है। और मैंने आपको सेंटेंसों वाली क्लास में बता रखा है कि निगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें नॉट का प्रयोग होता है ना, लेकिन इसमें तो नॉट का प्रयोग है ये नहीं है। और जब नॉट का प्रयोग नहीं तब क्या करेंगे, अजी कुछ नहीं करेंगे, जरा सा मजाक कर लेंगे और मेरा तो सेंटेंस बन जाएगा। देखो यू क्या है मेरा सब्जेक्ट, ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब, ताकि जो मेरे साथी जिनका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनका भी क्लियर हो जाए। मैं हर चीज़ बताऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा। समझना सीखना आपको है, समझना सीखना आपको है, ठीक है ना। सब्जेक्ट ये हो गई हमारी, और आर ये हेल्पिंग वर्ब हो गया ना हमारा, और रीडिंग मतलब पढ़ाई करना है, पढ़ रहे हैं, तो ये मेरी मेन वर्ब हो गया, और इंग्लिश मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अभी छोड़ के मत जाना वीडियो, क्योंकि अभी तो बहुत लंबे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, अभी तो बहुत लंबे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। अब देखो ऑब्जेक्ट सबसे पहले लाएंगे, तो ऑब्जेक्ट है मेरा आ इंग्लिश, तो मैं आ इंग्लिश सबसे पहले ले आऊंगा, आ इंग्लिश। अब हेल्पिंग वर्ब आर है, लेकिन क्या मैं यहाँ पर आर बीइंग लगाऊंगा, क्योंकि इज एम आर कहता है मैं इज बीइंग एम बीइंग आर बीन बन जाऊंगा। लेकिन समझने वाली बात क्या है जी, यहाँ पर आर तो यू के साथ लगता है, नहीं बहुवचनकर्ता के साथ और यू के साथ लगता है, बट यहाँ तो ए इंग्लिश एक है और एक वचनकर्ता के साथ इज लगाते हैं, और इज के साथ हम लोग बीइंग लगा देंगे। अजी कुछ नहीं था, बन गया आ इंग्लिश इज बीइंग। अब रीड की, रीडिंग की थर्ड फॉर्म रीड होती है, मैंने रीड कर दिया, और रीड अब आ जाएगा मेरा भाई, और लास्ट वाला मेरा यू आ जाएगा। इंग्लिश इज बीइंग रीड बाय यू, तुम्हारे द्वारा अंग्रेजी पढ़ी जा रही है। देखा कुछ नहीं था भाई, एक सेंटेंस समझ लीजिए, गारंटी दे रहे हैं हम कि आप लाइफ में कभी भूल नहीं सकते हो, आप भूल नहीं सकते हो, आप इसको बना दीजिए बस,
ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट जो मेरा है, माई फादर इज नॉट डूइंग अ वर्क। अब इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब ये सब पहचानिए। माई फादर आपका सब्जेक्ट है, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, डूइंग आपका कार्य हो रहा है मेन वर्ब है, और आ वर्क आपका ऑब्जेक्ट है। तो मैं ऑब्जेक्ट को सबसे पहले ले आऊंगा तो मेरा हो जाएगा आ वर्क। अब इज, तो इज काहे में चेंज होता है, इज बीइंग में, इज बीइंग में। अब यहाँ पर देखो मैंने इज बीइंग लगाया, कोई दिक्कत तो नहीं। आप यहाँ पूछ भी सकते हो या सोच भी सकते हो सर आई एम बीइंग आर बीइंग क्यों नहीं लगाया। तो सुनो अजी, इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये एक वचन है और एक वचन कहता है मैं इज को ही सपोर्ट दूंगा, मैं इज के साथ ही रहूंगा, इसलिए मैंने इज बीइंग लगा दिया। वर्क इज बीइंग। अभी रुको, क्यों रुके जी, अजी क्यों रुके, अरे अजी क्यों नहीं रुकोगे, क्योंकि नाट तो है, तो आपको याद रखना है इज और बीइंग के बीच में आपको नाट लगाना है। अब याद आया, वर्क इज नॉट बीइंग। अब डूइंग, डूइंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। क्या होती है, डन। वर्क इज नॉट बीइंग डन, और बाई किसके द्वारा, तो बाई फादर के द्वारा, बाई मेरे क्या, फादर के द्वारा। कार्य पिताजी द्वारा नहीं किया जा रहा है। अब हमने यहां से क्या सीखा, हमने क्या सीखा कि इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग के बीच में नॉट को हमको लगाई देना है। इज बीइंग के बाद में नहीं लगाना, आपको बीच में लगाना। इज और बीइंग के बीच में दैट, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगाया भी है, इज और बीइंग के बीच में नॉट लगा दिया, मेरा बन गया निगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस, है ना। निगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बन गई है, ठीक है ना। ये होता भाई मेरे कॉन्सेप्ट, क्या होता है मेरा कॉन्सेप्ट। मैंने आपको बताया, मैं आपको सिखा के रहूंगा, आप सीख जाओगे। ये जरूरी नहीं, ये मत समझना कि ये क्या मेरे पेपर में आएगा या नहीं आएगा। अरे आए तब, ना आए तब, बहुत टाइम है सेकंड सेमेस्टर के लिए भी। अभी फर्स्ट का तो कुछ पता नहीं, सेकंड के लिए टाइम है अभी, तो क्यों ना पढ़ लो यार, क्यों ना पढ़ लो। क्योंकि मैंने आपको बताया है इंग्लिश के बिना हम अधूरे हैं, हमारे बिना इंग्लिश अधूरी नहीं है, लेकिन हम इंग्लिश के बिना अधूरे हैं। क्योंकि इंग्लिश को आप नहीं पढ़ोगे लेकिन बहुत से वो लोग पढ़ते हैं, है ना। तो इंग्लिश आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। अब चलिए देखते हैं देन नेक्स्ट एग्जांपल हमारे क्या हो जाएंगे। चलिए अब दो एग्जांपल लिखे हैं आपके सामने। इज सीमा ईटिंग अ फूड, क्या सीमा खाना खा रही है। नेक्स्ट है हमारा आर यू रिटन अ लेटर, राइटिंग, यहाँ पर राइटिंग हो जाएगा, यहाँ पर ING, राइटिंग अ लेटर, क्या वह पत्र लिख रहा है। तो ये दो एग्जाम्पल हैं मेरे इंटरोगेटिव सेंटेंस का है, इनको भी सीख लें। उसके बाद मैं बड़े वाले एग्जाम्पल कराऊंगा, फिर मेरा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस एकदम से खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे। भाई आपको पता है इंटरोगेटिव सेंटेंस मेरे वे सेंटेंस होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होता है ना। तो ये सब इंटरोगेटिव है, इसमें डबल इंटरोगेटिव तो है ही नहीं, क्योंकि डबल इंटरोगेटिव कब होते, जब ये जो क्या क्यों कैसे वाला शब्द है ये बीच में आ जाता, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुई है, इसलिए ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, अजी कुछ नहीं है, कल बताया भी था, हो सकता है आप इसको बना भी लो। देखो सबसे पहले पहचानेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। इज मेरी क्या है, तो इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और सीमा क्या है आपका सब्जेक्ट है, और ईटिंग क्या है आपका मेन वर्ब है, और ए मैंगो क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। तो मैंने बताया था ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाएंगे, चलो ले आएंगे आ फूड को सबसे पहले। आ फूड को हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले ले आएंगे, लेकिन रुको, अब यह क्या हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लगेगा, इज यहाँ पर लगेगा नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि इंट्रागेटिव है, और इंट्रागेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते, तो इसकी पैसिव वॉइस भी तो हेल्पिंग वर्ब में बनेगी। बोलो बनेगी कि नहीं बनेगी, जी बिल्कुल बनेगी। तो इज काहे में चेंज होता है, इज बीइंग में, तो हमारा इज आगे आ जाएगा और बीइंग हमारा यहाँ चला जाएगा। जैसे अभी इज बीइंग के बीच में नॉट लगाते थे, वही काम अब इज बीइंग के बीच में आपको अ फूड यानी सब्जेक्ट रख देना बस, इज अ फूड बीइंग। अब ईटिंग, तो ईटिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटेन, ईटेन, और बाई किसके द्वारा भैया, तो सीमा के द्वारा।
बाई सीमा। लो बन गया, क्या बन गया? इज अ फूड बीइंग ईटन बाई सीमा। सीमा क्या? सीमा के द्वारा खाना खाया जा रहा है। ये बन गया आपका। कुछ भी नहीं भाई, एक समझ लो बस, एक समझ लीजिए बस, कुछ नहीं था, बन गया आराम से। अब इसको भी बना लेंगे, उसके बाद दो बड़े बड़े एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे, अपना काम हो जाएगा। चीज़ें क्लियर तो हैं ही। चलिए फिर यहाँ पर बनाते हैं। सबसे पहले आर क्या है? मेरी हेल्पिंग वर्ब। यू क्या है? मेरा सब्जेक्ट। रिटन राइटिंग क्या है? मेरा मेन वर्ब। और आ लेटर क्या है? मेरा ऑब्जेक्ट। तो मैं ऑब्जेक्ट को सबसे पहले ले आऊँगा। जी लाऊंगा कि नहीं लाऊंगा? जी बिल्कुल लाऊंगा। तो आ लेटर मेरा सबसे पहले आ जाएगा। लो आ गया आ लेटर। अब आर, क्या मैं यहाँ पर आर उतारूंगा? बोलो जी, बोलो, क्या मैं यहाँ पर आर उतारूंगा? नहीं उतारूंगा। तब क्या उतारूंगा? जी सिंगुलर के साथ इज लगता है, तो मैं इधर लिख लूंगा, आगे लिख लूंगा अपन लोग इज, और इज के साथ लगता है बीइंग, तो लगा देंगे बीइंग। इज अ लेटर बीइंग। अब राइटिंग, राइटिंग, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटेन। तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा रिटेन। उसके बाद क्या हो जाएगा? एज इज अ लेटर बीइंग रिटेन। उसके बाद बाई किसके द्वारा? तो यू है भैया तुम्हारे, तो यू आ जाएंगे। यू क्योंकि कहीं में चेंज नहीं होता है, क्योंकि पता है यू बड़े भैया, इसको छेड़खानी नहीं कर सकते, तो मैंने बना दिया। कितनी आसानी से बन गया, कितनी आसानी से बन गया। एक सेंटेंस की आप समझ लीजिए, एक टेंस की समझ लीजिए, कोई भी टेंस आप नहीं कर सकते। कोई भी टेंस ऐसा नहीं जो आप नहीं कर सकते हैं। केवल आप एक टेंस की पैसिव वॉइस बनाना सीख लीजिए, मैं कहता हूँ सब कुछ आप सीख जाओगे। केवल एक सेंटेंस की, जिस प्रकार मैंने टेंस बताया था कि केवल एक टेंस की आप रूल याद कर लीजिए, सभी टेंसों के रूल आप बना लोगे। हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है और कार्य तो सब में अलग अलग ही होता है। ठीक उसी प्रकार पैसिव वॉइस में भी वही फंडा रखता है। एक तुम टेंस की पैसिव वॉइस बनाना सीख लो, सभी टेंस की पैसिव वॉइस बनाना सीख जाओगे। मैं कहता हूं अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो आप कहोगे सर आगे पढ़ाने की जरूरत नहीं पैसिव वॉइस। अब कोई पैसिव वॉइस आ जाए आप हेल्पिंग वर्ब वाली बना लोगे, कोई पैसिव वॉइस आ जाए आप हेल्पिंग वर्ब बना लोगे। अब जो हेल्पिंग वर्ब आएगी इसके बाद आएगी भैया, एक होती है मॉडल वर्ब्स, एक होती है मॉडल वर्ब्स। अब जी ये मॉडल वर्ब्स कौन सी होती हैं? हेल्पिंग वर्ब तो तुम्हारी पता है, इज, एम, आर, डू, डज, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सब हेल्पिंग वर्ब होती हैं। लेकिन ये सर मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं? तो मॉडल वर्ब्स कैन, कुड, शुड बी, ये सब जो तुम्हारे होते हैं मॉडल वर्ब होती हैं। तो इनका भी तो प्रयोग करना जाना चाहिए, इनको भी तो सीखना चाहिए, क्योंकि क्या पता एग्जामिनर कहाँ से भाई क्वेश्चन दे दे, है कि नहीं? बोलो, क्या पता कहाँ से क्वेश्चन दे दें। तो हम लोग मॉडल वर्ब्स की कल सीखेंगे, आज हम लोग ये सीख लें। लेकिन उम्मीद करते हैं आपका को किसी भी टेंस में पूछेगा, कोई भी आ जाए आप बना लोगे, आप बना लोगे। आपको याद करना तो वो दोनों सारणी, हेल्पिंग वर्ब वाली और मेन वर्ब वाली। अब आप कहोगे सर फ्यूचर टेंस की तो आपने बताया ही नहीं है, तो उसको मैं बता दूंगा, उसकी दिक्कत बिल्कुल भी मत लेना, उसको मैं बता दूंगा, आप लोग दिक्कत ना लेना, ठीक है ना? तो आप लोग क्या करिए, इसके शॉट ले सकते हैं, उसके बाद मैं 2 एग्जाम्पल आपको बड़े बताऊंगा, काम खत्म हो जाएगा। चलिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए फिर अब देखते हैं हम लोग अपना जो लास्ट एग्जाम्पल है। इतना बड़ा सा एग्जाम्पल लिखा है, देख के तो आप डर ही गए होंगे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं आप लोग कर लोगे, क्योंकि मैंने बताया था अगर कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, हमको कितने नंबर याद रखने हैं? 4 नंबर गिन के याद रखने हैं। 1 नंबर सब्जेक्ट, 2 नंबर हेल्पिंग वर्ब, 3 नंबर मेन वर्ब और 4 नंबर ऑब्जेक्ट। अगर इतनी चीजें बना ली इन सेंटेंस में, खोज ली सेंटेंस में, कसम से कहते हैं भाई मेरे बना के दिखा दोगे, बना के दिखा दोगे। चलिए वीडियो को पॉज करिए और बनाइए, वीडियो को रोकिए और बनाइए, देखना अभी मैं बनाऊंगा आप बनाओगे, सेम सेम आएगा, है ना? प्रैक्टिस करिए। चलिए साथ में बनाते हैं, साथ में बनाते हैं। ये हो गया मेरा। अब मैं इसमें कहूँ आई मेरा 1 नंबर यानी कि सब्जेक्ट है, आई एम मेरा 2 नंबर यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, डूइंग मेरा 3 नंबर यानी कि मेन वर्ब है, और वर्क मेरा 4 नंबर यानी कि ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब बाकी बचा क्या करेंगे? अरे बताओ बाकी बचा क्या करेंगे? अजी कुछ नहीं करेंगे। हाँ तो जी क्या करेंगे? देखो ना कल मैंने आपको बताया था,
मैंने कल आपको बताया था कि केवल 4 की पैसों वाइज बनाएंगे ना, क्या 4 की पैसों वाइज बनाएंगे, बाकी जो बचेगा उसको जैसे है वैसे लिख लेंगे, उसकी पैसों वाइज नहीं बनाएंगे। हमें केवल 4 जो लिखे हैं, ये देखो 4 मैंने लिख दिया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसकी 4 की पैसों वाइज बना लीजिए, बाकी आप खुद कर लोगे। बाकी जो है उसको वैसे ही लिख लेना है, उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करना है वरना गलत हो जाएगा। और क्या ना, चलिए अब 4 नंबर को सबसे पहले लाएंगे तो आ वर्क मेरा सबसे पहले आ जाएगा। अरे सुनिए, आ वर्क सबसे पहले आ जाएगा। अब जब आ वर्क आ गया तो अब क्या आई एम लगाएंगे, बोलो आई एम लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आई एम का प्रयोग केवल आई के साथ होता है, लेकिन यहाँ पर एक वचन आ गया तो इज लगाएंगे, बोलो। और इज के साथ क्या लगेगा? बीइंग लगेगा, क्योंकि इज एम आर काहे में चेंज होता है? इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग में। अब वर्क इज बीइंग, अब क्या आ जाएगा? डूइंग, और डूइंग की थर्ड फॉर्म होती है डन। क्या आ गया? अ वर्क इज बीइंग डन बाई मी, यानी कि बाई आई किस में चेंज होता है? मी में। देखो 4 बन गया, 4 सेंटेंसों के पैसों वाइज बन गई। बच्चा क्या? इन द फील्ड, तो जो बच्चा वो लिख लो भैया, इन द फील्ड, एफ आई, फील्ड हो गया। विद माई पेरेंट्स, तो विद माई और पेरेंट्स बन गया। देखो कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। अब क्या एक और एग्जांपल करा दे, बोलो क्या एक और एग्जांपल करा दे? हाँ जी बताइए, कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो बताइए, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, सही से पढ़िए, जरा से भी टेंशन लेके कोई काम नहीं करना है हमको मजे के साथ पढ़ते रहना है, क्या गम है ना। चलिए फिर देखते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ऐसा ही कुछ और काम खत्म कर देंगे हम लोग। चलिए फिर ठीक है, देखते हैं। ओ दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। चलिए अब ये जो मेरा लास्ट एग्जाम्पल है, लिखा है द टीचर इज स्टार्टिंग अ न्यू सब्जेक्ट इन क्लास 10th। अध्यापक कक्षा 10 में नए विषय पढ़ा रहे हैं या शुरू करने जा रहे हैं। क्या? अध्यापक कक्षा 10 में नई सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। अजी तो आप भी इसकी पैसों वाइज बना दीजिए। हाँ जी, आप भी इसकी नई पैसों वाइज बना दीजिए। जी देखो मैंने सब कुछ कर रखा है, केवल आपको बनाना है। द टीचर सब्जेक्ट यानी 1 नंबर, इज हेल्पिंग और मैंने 2 नंबर, स्टार्टिंग मेरी कार है ये 3 नंबर, और न्यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है ये 4 नंबर, इन क्लास 10th। कुछ नहीं तो कुछ है ना। अब बनाइए, देखो कैसे बनाएंगे। द टीचर इज स्टार्टिंग न्यू सब्जेक्ट, 4 नंबर ऑब्जेक्ट है तो न्यू सब्जेक्ट को कहाँ ले आएंगे? पकड़ के सबसे पहले। अब न्यू सब्जेक्ट एक वचन है तो इज आएगा, तो आ गया इज, और इज काहे में चेंज होता है? बीइंग में, तो बन गया इज बीइंग। न्यू सब्जेक्ट इज बीइंग, उसके बाद स्टार्टिंग की थर्ड फॉर्म स्टार्टेड होती है, स्टार्टेड हो गई भैया, स्टार्टेड। उसके बाद क्या आएगा? बाई द टीचर, तो आ गया बाई, फिर द टीचर, TEACHER, टीचर। बच्चा क्या? इन क्लास 10th, तो इन क्लास 10th आप ऐसे ही लगा दीजिए, इन क्लास 10th आप ऐसे ही लगा दीजिए। फाइनली मेरा बनकर समाप्त हो जाएगा। मजा आया? बोलो बोलो मजा आया। अब एक काम करना कि आप सेंटेंस बनाना, आप अपने आप सेंटेंस बनाना और उसके पैसिव वॉइस बनाना। अब कल मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो मैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब की बताऊंगा, कैन, कुड, शुड, ये सब टाइप की मैं आपको पैसिव वॉइस बनाऊंगा। पहले मैं इसके सेंटेंस बताऊंगा, इसका मतलब क्या होता है वो बताऊंगा, उसके बाद मैं इसकी पैसिव वॉइस बना के बताऊंगा, फिर मेरा पैसिव वॉइस क्लियर हो जाएगा, है ना। अगर आपको लग रहा है कि सर इस टेंस में की पैसिव वॉइस मैं नहीं बना सकता हूँ तो कमेंट में बता देना, उसके ऊपर वीडियो बन जाएगी। वैसे उम्मीद तो करते हैं कि किसी भी टेंस की वो आप बना देना, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये चीज़ पहचानना जान गए हो तो बना लोगे।
पैसिव का रूल क्या होता है, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब को चार्ट के हिसाब से उतारेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और सब्जेक्ट को बाई के साथ ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ही है तो हिम में, सी है तो हर है, दे है तो देम में, वी है तो अस है, आई है तो मी में और यू है तो नो चेंज। ठीक है ना, ये सब सारणी मैंने जो है टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब या ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करके वहां से PDF डाउनलोड कर लें। ठीक है ना, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है बताना जरूर। तो उम्मीद करते हैं भाई आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।